वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था प्रीवियस वीडियो में, दैट वाज अबाउट वर्चुअल बेस क्लास। हमने डिस्कस किया था वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। When we declare any class and if we are sure that no object will be defined for that class and that class is generally developed for providing base to other classes, then it is also known as abstract class instead of base class, right? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये है कि अब जब आप कोई क्लास डिक्लेयर करते हो और आपको पता है आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर करने वाले हो, पर वो जो क्लास है आप इसीलिए डिक्लेयर कर रहे हो ताकि आप उसको इनहेरिट कर पाओ एज अ बेस क्लास। एज अ बेस आप उसको इनहेरिट कर रहे हो डिराइव क्लास में और उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाले हो, तब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर सकते हो। ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे डीप में। अभी जो है कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास, राइट। कंस्ट्रक्टर का जो टॉपिक है डिराइव क्लास में कैसे वर्क करता है उसको हम डिस्कस करेंगे थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, if your base class contains a constructor with no argument, right। जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो और आपका जो क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, राइट। ऐसा कंस्ट्रक्टर है आपके बेस क्लास में जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। द डिराइव क्लास डज नॉट नीड अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिराइव क्लास को कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। बट if the base contains a constructor with argument, then derived class must have a constructor with argument, right। अब इस ये जो पॉइंट है उसको हम डीप में डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास बेस क्लास है जिसमें कंस्ट्रक्टर है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और आप उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, तो डिराइव क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो भी चलेगा। पर अगर आपके बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट है, राइट, और वो क्लास अगर आप इनहेरिट कर रहे हो तो डिराइव क्लास में कंपलसरी आपको कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। दिस इज द केस व्हेन यू आर इनहेरिटिंग द कंस्ट्रक्टर क्लास, राइट। जब आप कंस्ट्रक्टर वाला क्लास इनहेरिट कर रहे हो तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि अगर उसमें कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट है, मींस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो आप डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहे हो तो चलेगा। पर अगर आपके बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट है और आप उस क्लास को इनहेरिट करने जा रहे हो तो आपको डिराइव क्लास में भी कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। ओके, if both the base and derived class have constructors, the base class constructor is executed first, right। अब दोनों क्लास में मींस बेस एंड डिराइव दोनों क्लास में अगर आपका कंस्ट्रक्टर है तो जब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का होगा तो सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, राइट। एंड देन डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड और उसके बाद डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस द कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन द ऑर्डर ऑफ बेस क्लास रिटर्न, राइट। यही सिनेरियो है जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो और आपके मल्टीपल क्लासेस में कंस्ट्रक्टर है, तो जिस सीक्वेंस में आपने बेस क्लास इनहेरिट किए हैं उस हिसाब से आपके कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे, राइट। एग्जांपल दिया है यहाँ पे, क्लास डिराइव पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिया है जहाँ पे बेस 1 एंड बेस 2 मैंने पब्लिकली इनहेरिट किए हैं क्लास डिराइव में, राइट। हियर
द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस इज कॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? बेस वन का, राइट, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है हमने। इन केस ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल, क्लास डिराइव पब्लिक बेस टू पब्लिक बेस वन, राइट। अगर आप इस तरह लिखते हो इनहेरिटेंस में, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बेस क्लास टू का, क्योंकि वो हमने पहले लिखा हुआ है, राइट। तो ये चीज है आपको कंस्ट्रक्टर में ध्यान रखने की जब आप इनहेरिटेंस करते हो, राइट, कि कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, कौन सा बाद में कॉल होता है। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये था एग्जाम्पल, राइट। होप आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा। कंस्ट्रक्टर का यूज इनहेरिटेंस में किस तरह करना है और कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट। इन केस ऑफ वर्चुअल बेस क्लास, मान लो आपका अगर वर्चुअल बेस क्लास है, तो वर्चुअल क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट, राइट। अगर आप वर्चुअल क्लास का यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? आपका जो वर्चुअल क्लास है, वो कंस्ट्रक्टर आपका पहले कॉल होता है। जहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्लास डिराइव पब्लिक बेस वन वर्चुअल पब्लिक बेस टू, बेस क्लास टू जो है आपने वर्चुअल किया है। इस केस में here the base 2 is declared virtual, so its constructor will be executed first। आ गया समझ में आपको? जब आप वर्चुअल क्लास का यूज करते हो इनहेरिटेंस में वर्चुअल का, तो जो आपका वर्चुअल क्लास होगा उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल किया जाएगा। In multi-level inheritance, the constructors are executed in order of inheritance, right? अगर आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हो, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो इन सीक्वेंस इन ऑर्डर कॉल होंगे। जैसे कि तो ग्रांड ग्रांड पेरेंट क्लास है, वो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पेरेंट का, एंड फाइनली द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज एक्सिक्यूटेड, राइट। तो ये पॉइंट्स थे अबाउट कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। किस तरीके से जब आप क्लास इनहेरिट करते हो कंस्ट्रक्टर वाले, तो वो कैसे एक्सिक्यूट होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। अब उसके बारे में हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। इंक्लूड आयोस्ट्रीम कॉन्यो क्लास ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर दिया है ग्रैंड पेरेंट में। फिर पेरेंट क्लास लिया जहाँ पे मैंने ग्रैंड पेरेंट इनहेरिट किया हुआ है पब्लिकली, पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर दे दिया, राइट। तो ये हमारे दो क्लास थे, ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट। पेरेंट में हमने ग्रैंड पेरेंट इनहेरिट किया हुआ है पब्लिकली, दोनों में कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं। अब चाइल्ड क्लास ले रहा हूँ जिसमें मैं पेरेंट इनहेरिट कर रहा हूँ, जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अगेन उसमें कंस्ट्रक्टर दिया चाइल्ड क्लास में। अब मेन क्लास में मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में कैसे आएगा। सबसे पहले जो ग्रैंड पेरेंट है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पेरेंट का, और फिर चाइल्ड का। सो दिस वाज द थिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर्स, राइट। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं जो हमारा एग्जांपल प्रैक्टिकली बाकी है, एक तो वर्चुअल और एक कंस्ट्रक्टर, राइट। दोनों के प्रोग्राम्स हम देख लेते हैं। यूनिट 3 के जो थियरी पार्ट टोटली था, वो सभी टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं, राइट। दो प्रोग्राम्स हैं जो भी हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, एक तो वर्चुअल का वर्चुअल कीवर्ड, और एक कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास, राइट। उसके साथ ही हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 4 की तरफ आगे जाएंगे।
ओके, ये है आपका वर्चुअल कीवर्ड का एग्जांपल, राइट, जहाँ पे हम क्लास इनहेरिट करते हैं। तो जो मल्टीपल कॉपीज की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लास स्टूडेंट लिया है पहले, राइट, उसमें एक प्रोटेक्टेड में रोल नंबर, पब्लिक में दो मेथड दे रहा हूँ, गेट नंबर एंड पुट नंबर। क्लास स्टूडेंट ओवर हो गया। अब क्लास टेस्ट, जिसमें हमारा स्टूडेंट जो क्लास है उसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। आगे वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दिया मैंने, राइट। अगेन उसमें दो वेरिएबल्स दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और पब्लिक पार्ट में मैंने गेट नंबर एंड पुट नंबर दो मेथड्स दे दी है। यहाँ पे क्लास टेस्ट ओवर हो गया, राइट। तो अब मैं न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लास स्पोर्ट्स, जिसमें मैं स्टूडेंट अगेन इनहेरिट कर रहा हूँ। तो मैंने पब्लिक, ऊपर पहले वर्चुअल कीवर्ड लिखा था, अब मुझे पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट लिखना है, राइट। वही क्लास वर्चुअल स्टूडेंट को मैं हम वर्चुअल बना रहे हैं ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज चाइल्ड क्लास में ना आए, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट, अगेन स्टूडेंट क्लास को स्पोर्ट्स क्लास में भी इनहेरिट कर रहा हूँ, जो हमने टेस्ट में इनहेरिट किया था, राइट। तो स्टूडेंट जो है आपका ग्रैंड पेरेंट क्लास है, और टेस्ट और स्पोर्ट्स दोनों आपके पेरेंट क्लास है। फिगर याद कीजिए जो हमारा वर्चुअल क्लास में था। सॉरी, दिस वाज द फिगर फॉर योर वर्चुअल क्लास, राइट, जहाँ पे बुक बुक प्राइस और डिस्काउंट में हम इनहेरिट कर रहे थे। और ये दो जो है आपके पेरेंट क्लास हैं, ये ग्रैंड पेरेंट है, और वो आएगा यहाँ पे चाइल्ड क्लास में, राइट। तो यही केस हमारे प्रोग्राम में है। यहाँ पे पब्लिशर में जब बुक की जो मेंबर्स हैं वो मल्टीपल कॉपीज आते हैं, एक बुक प्राइस से और डिस्काउंट से, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना है। यही हमारा प्रोग्राम में भी केस, यही सिचुएशन है, राइट, जहाँ पे क्लास स्टूडेंट है आपका जो ग्रैंड पेरेंट है, वो हम टेस्ट और स्पोर्ट्स दोनों में इनहेरिट कर रहे हैं, राइट। ये उसकी दोनों मेथड्स, गेट स्कोर एंड पुट स्कोर। ओके, नाउ कम्स योर चाइल्ड क्लास, ठीक है, रिजल्ट, जिसमें मैं स्पोर्ट्स और टेस्ट और स्पोर्ट्स दोनों जो आपके पेरेंट क्लास है उनको इनहेरिट कर रहा हूँ। अब जब रिजल्ट क्लास में क्लास स्टूडेंट की जो कॉपी आएगी वो मल्टीपल कॉपीज नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्चुअल का यूज कर दिया है, राइट। तो ऐसी जब सिचुएशन हो आपके पास, तब आपको वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना है ताकि आपका जो ग्रैंड पेरेंट क्लास है उसकी मल्टीपल कॉपीज आपके चाइल्ड क्लास में ना आए, राइट। लेट्स सी अगेन, float total and your public, we are giving the display method, right। डिस्प्ले मेथड दे दी मैंने क्लास रिजल्ट में, क्लास ओवर किया, और अब क्लास के बाहर उसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ डिस्प्ले की, राइट। जहाँ पे पुट नंबर, पुट मार्क्स, पुट स्कोर जो मेथड्स है वो मैंने कॉल की है और टोटल डिस्प्ले करवाया है, राइट। तो ये हो गए हमारे चारों क्लास कंप्लीट। अब हमें मेन मेथड की तरफ आगे बढ़ना है, वॉइड मेन, जहाँ पे मैं रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ।
ओके, रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने यहाँ पे अपनी मेथड्स कॉल की है, जो हमारी मेथड्स थी, राइट। और लास्ट में गेट सी एच। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे अगर कोई एरर नहीं है तो, राइट। Okay, successfully without any error, so we can run our program. There you can see the output, roll number, marks obtained, part 1, part 2, sports and score. 678 यहाँ पे मैंने दिया है रोल नंबर, राइट। गेट मार्क्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और स्कोर 7.0, राइट। वही आपको आउटपुट में आ रहा है, सो इट्स प्रॉपर, राइट। सो दिस इज द वे आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर सकते हो जब आपका मल्टीपल कॉपीज ग्रैंड पेरेंट क्लास की आ रही हो चाइल्ड क्लास में, ऐसी सिचुएशन है, तब आपको राइट वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना है। जहाँ पे पहले आपको इनहेरिट करो ग्रैंड पेरेंट, तब वर्चुअल लिखना है, फिर पब्लिक स्टूडेंट, और उसके बाद जब इनहेरिट कर रहे हो तब पब्लिक वर्चुअल लिख के उसको इनहेरिट कर लेना है, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम अबाउट वर्चुअल कीवर्ड। अब एक लास्ट प्रोग्राम देखना है हमें यूनिट नंबर 3 का, वो है कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास। उसके साथ ही हमारा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 3 का। ओके, कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास। ओके, यहाँ पे पहले मैं हेडर फाइल ले रहा हूँ दोनों आईओस्ट्रीम एंड कॉनियो। उसके बाद क्लास क्रिएट कर रहा हूँ अल्फा नाम का, जिसमें मैंने इंटीजर एक्स डिक्लेयर किया है जो प्राइवेट कंसीडर होगा। डिफॉल्ट हमने कोई भी स्पेसिफायर नहीं दिया है, तो पब्लिक से ऊपर प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, पब्लिक में हमने दे दिया अल्फा। अब देख सकते हो अल्फा क्या है आपका, सेम एज क्लास नेम है, दैट मीन्स इट इज कंस्ट्रक्टर, राइट। कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, जब आपकी क्लास में जो आप स्पेशल मेंबर फंक्शन देते हो जिसका नाम सेम एज क्लास हो, तो उसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, राइट। इसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दी, फिर यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन दे रहा हूँ void show। ओके, यहाँ पे क्लास ओवर हो गया अल्फा। मैं नेक्स्ट क्लास की तरफ आगे जा रहा हूँ, क्लास बीटा, राइट। कौन सा क्लास क्रिएट किया हमने, नेक्स्ट बीटा। उसमें अगेन फ्लोट वाई, पब्लिक में मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। यह हो गया हमारा बीटा क्लास का कंस्ट्रक्टर। void show दैट इज द मेंबर फंक्शन, राइट। तो ये हमारे दोनों क्लास हमने दे दिए, अल्फा एंड बीटा, दोनों में कंस्ट्रक्टर दे दिए विथ वन आर्ग्यूमेंट। थर्ड क्लास, क्लास गामा, राइट। जहाँ पे मैं बीटा और अल्फा, पहले मैंने क्या इनहेरिट किया है, बीटा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बीटा, उसके बाद लिखा है अल्फा, क्योंकि यही चीज हमें, और जब आउटपुट देखेंगे तो हमें देखनी है किस तरीके से कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, गामा क्लास में अगेन मैंने दो वेरिएबल्स दे दिए, एम एंड एन। ओके, गामा क्लास
यहाँ पे मैंने इंटीजर ए बी सी एंड डी, राइट। तो यहाँ पे कॉलोन अल्फा ए एंड बीटा बी, राइट, जो हमारे दोनों बेस क्लासेस हैं उनके कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो डिराइव क्लास में जब आप कंस्ट्रक्टर देते हो तो पहले आपको जो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स पहले पास ऑन करनी है, राइट। क्योंकि अल्फा और बीटा जो क्लास है उन दोनों में हमने एक एक कंस्ट्रक्टर दिया है विथ वन आर्ग्यूमेंट, राइट। तो पहले अल्फा बीटा और फिर गामा क्लास की कंस्ट्रक्टर की आर्ग्यूमेंट्स आएगी, राइट। यहाँ पे आपको कॉलन करके बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर लिखने हैं, अल्फा ए कॉमा बीटा बी। एम और एन है, वहां पे जो सी और डी की वैल्यू आएगी वो पास ऑन की है, राइट। मेथड अगेन दे दी void show एम एन। ओके, ये हो गया हमारा गामा क्लास कंप्लीट। अब हम मेन मेथड लिख रहे हैं, राइट। गामा जी, आप देख सकते हो हमने गामा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जहाँ पे हमने चार आर्ग्यूमेंट्स पास किए, 5, 10.75, 20, 30, राइट। तो पहली जो है वो ए की अल्फा क्लास, राइट। फ्लोट मीन्स बीटा क्लास का वेरिएबल है, सी और डी जो गामा क्लास के कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो ये चीज आपको ख्याल रखनी है जब आप कंस्ट्रक्टर इनहेरिट करते हो तो डिराइव क्लास में आपको जो कंस्ट्रक्टर है, राइट, उसमें आपको बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर की आर्ग्यूमेंट्स पहले पास ऑन करनी है, फिर डिराइव क्लास की आर्ग्यूमेंट्स आती है। और सेम चीज अब जब वो ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर करते हो तब पास ऑन करने में भी आपको ख्याल रखना है। फिर उस ऑब्जेक्ट से हमने हमारी मेथड्स कॉल की है, शो एक्स, शो वाई, शो एम एन, गेट सी एच। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ओके, इट इज सक्सेसफुल विदाउट एनी एरर, वी आर नॉट हैविंग एनी एरर, सो वी कैन रन इट। एक्स वाई एम एन, राइट, जो हमारी आर्ग्यूमेंट हमने पास ऑन की थी, पहले x फिर y फिर m फिर n, राइट। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे आपने दी है ए बी सी एन डी, राइट। So this was our constructor in derived class, right? Practically as well as theoretically हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम यूनिट 4 की तरफ आगे जाएंगे। ये आपका सिलेबस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, टाइप कन्वर्जन एंड इनहेरिटेंस, जो हमारा यूनिट नंबर 3 था वो हमने कंप्लीट किया है, राइट। हमारे मोस्टली सभी टॉपिक्स कवर अप हो गए उसमें। इसके बाद जो है आपका यूनिट नंबर 4 जो हमें स्टडी करना है, दैट इज पॉइंटर वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आरटीटीआई कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, राइट। ये हमारा सिलेबस का जो है यूनिट नंबर 4 वो हमें आगे जाके कवर करना है। टिल देन, थैंक यू।